ओके बच्चों, पिछली क्लास में हमने 3 नंबर तक सवाल को कर दिया था। अब आया 4 नंबर। ठीक सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। इसको होमवर्क में डाल दूं, क्योंकि हम कर चुके हैं बेटा। आते ही इसको होमवर्क में डाल दिया मैंने। लो, टेंशन ख़त्म। पिछले लेक्चर में इसको अच्छे से पढ़ा दिया हमने आपको। इसे आप खुद करके देखना। आपका मन है कर लेना, नहीं तो छोड़ देना, क्योंकि पिछले लेक्चर में इसको अच्छे से हमने पढ़ा दिया है इस तरह की चीज़ों को। ठीक है, ऐसा एक उदाहरण आ गया था, उसको हमने प्रूव करके बता दिया था। एक क्वेश्चन भी आया था, उसको भी मैंने बता दिया था। नंबर 5। अब ये तुम खुद करोगे कि मैं करूं? निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए उपयुक्त वेन आरेख खींचिए। ये बढ़िया सवाल है। क्या बनाना है इसमें? वेन आरेख। क्योंकि वेन आरेख बनाने में तो कुछ डाउट से रहते हैं, सर वेन आरेख तो बनवा ही दो। चलो ठीक है, वेन आरेख बनवा देते हैं। तो इन्होंने कहा पहले वाले केस में ए यूनियन बी डैश, ए यूनियन बी का डैश। तो वेन आरेख बनाना है बेटा। सबसे पहले क्या करें, इसका एक यूनिवर्सल सेट बना लें। ऐसे ये बना लिया यूनिवर्सल सेट, पक्का। इसमें ए और बी बना लो। ये बना लिए ए और बी। उसी पोर्शन को शेड करना जो ये हो, ए यूनियन बी का डैश। तो ए यूनियन बी पूरा हो जाएगा बेटा। ये देखो दोनों आ जाएंगे, ये ए है और ये बी है। जितना भी इनके अंदर का एरिया होगा सारा ए यूनियन बी में जाएगा। उसका डैश करना है, उसका पूरक करना है। तो इसका मतलब हो गया कि पूरक करने के लिए हम क्या करें, हम ये वाला इलाका ले लेते हैं। यूनियन छोड़ देंगे दोनों का, दोनों के अंदर की चीज़ों को छोड़ देंगे। ये देखो ये हो गया बस। ओके, अब दूसरा देख लेते हैं। पहला हो गया, चलिए दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या करना है, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। चलिए देखते हैं इसमें क्या करना है। शाबाश, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हो गया तुम्हारा सार्वत्रिक समुच्चय। सोच समझ के चलेंगे बेटा। ए डैश यानी ए का पूरा इलाका छोड़ देने के बाद जो बचता है, ध्यान देखिए, ए डैश क्या होगा, पूरा ए छोड़ दो। बी डैश पूरा बी छोड़ दो, और उनका इंटरसेक्शन यानी यही चीज होगी, यही होगी बेटा। पूरा ए छोड़ दो, पूरा बी छोड़ दो। पूरा ए छोड़ो, पूरा बी छोड़ो, क्योंकि ए डैश है तो ए छोड़ दो। फिर पूरा बी छोड़ दो क्योंकि बी डैश भी है, और उनका इंटरसेक्शन यानी यही चीज आएगी बेटा, सेम आएगा बिल्कुल। ये डी मॉर्गन में हमने समझा है, याद करो जरा। ये लो, अब चलते हैं तीसरे वाला। अब थोड़ा आसान हो रहा है डायग्राम बनाना। शाबाश। अब आया ए इंटरसेक्शन बी का डैश। ए इंटरसेक्शन बी का डैश, ये वाली चीज आ गई। अब ये क्या होगा, देखो जरा। ये ए हो गया, ये बी हो गया, और ये इनका इंटरसेक्शन हो गया। ये जो इंटरसेक्शन है इसे छोड़ दो, बाकी सारा शेड कर दो। तो इंटरसेक्शन को छोड़ दूं, बाकी सारा शेड कर दूं, तो क्या होगा, देखो ये इंटरसेक्शन छोड़ रखा है मैंने, बाकी सारा शेड हो गया। ये जो इंटरसेक्शन है ना बीच में, सार्वनिष्ठ, ये छोड़ दिया मैंने, इसको नहीं लिया, बाकी सब शेड कर दो। और ए डैश यूनियन बी डैश। अब लास्ट में क्या बचा, ए डैश यूनियन बी डैश।
ए डैश यूनियन बी डैश। चलिए देखते हैं ये कैसे होगा। सर इसको भी हम कर ही देंगे, ये रहा। ए डैश क्या है, बी डैश क्या है, उनका यूनियन क्या है। बेटा ए को छोड़ दो, देखो ये रहा ए को छोड़ने के बाद जो बचा है वो दिख रहा है हमें साफ साफ। हम ए को भुला देते हैं, बाकी सब दिख रहा है। अब बी डैश को भी भुला देते हैं, बाकी सब दिख रहा है। ए डैश को भुला दिया, ये पूरा एरिया हमें दिख गया, ठीक। और बी को भुला दिया, ए डैश को रखा, ए को भुला दिया, ए डैश को भुला दिया हो गया नहीं नहीं, ए को भुलाया तो ये पूरा एरिया दिख गया, बी को भुलाया तो ये पूरा एरिया दिख गया, ठीक। अब जरा देख लेते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। ये कुछ ऐसा दिखेगा बेटा, ये मान लीजिए ए है, तो ये पूरा एरिया दिखेगा बेटा, ये वाला। समझ रहे हैं ना बात को। ये है ए डैश। और अगर बी को छोड़ दिया ऐसे, ये मान लीजिए बी है, तो ये एरिया दिखेगा बेटा ऐसे। ये दिखा, ये दिखा, और इन दोनों का यूनियन तुम्हें करना है। इन दोनों का यूनियन तुम्हें करना है, मतलब इन दोनों को मिला देना है, ठीक। तो ये आएगा, जो बीच की चीज़ है वो छूट जाएगी, क्योंकि ये इधर भी छूटी हुई है, इसमें भी, और इसमें भी छूटी हुई है। तो इसका मतलब होगा कि बीच की चीज़ छूट जाएगी, बस बाकी सब आ जाएगा। भाई यहाँ देखो, इस चीज़ को काट रखा है, इसका मतलब ये चीज़ यहाँ छूटी हुई है, जो दोनों का सर्वनिष्ठ है। इधर भी ये चीज़ छूटी हुई है, तो ये चीज़ तो छूट गई ना बेटा, देखो दोनों में छूट गई ना ये चीज़, तो बाकी आ जाएगा सारा का सारा, ठीक। बाकी सब आ जाएगा जब यूनियन करेंगे तो कहानी यही बनेगी, यानी डायग्राम यही बनेगा, इसका डायग्राम यही बनेगा। ये लो, डी मॉर्गन नियम है ना, याद आ रहा है, वो वाली कहानी है ये पूरा सवाल उसी पर आधारित है। शाबाश। चलिए आगे बढ़ते हैं। शाबाश। ओके, तो अब तो समुच्चय आपको मुश्किल नहीं लग रहा होगा, अब तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यूनियन, ए माइनस बी, इंटरसेक्शन, पूरा वेन डायग्राम बनाना भी थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। हाँ, प्रैक्टिस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शाबाश। एक होता है ये लगातार पढ़ाई करो, तो लगातार पढ़ाई करते रहना, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सवाल करेंगे, ठीक है। बात करने का टाइम होता है, लेकिन वो बीच में इंटरवल टाइप ही होता है, बहुत थोड़ा होता है। चलिए अब देखते हैं। मान लीजिए किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय, यह है 6। किसी समतल में स्थित सभी त्रिभुजों का समुच्चय सार्थक समुच्चय है, जिनमें कम से कम एक कोण 60 का नहीं है, उन त्रिभुजों का पूरक। ए डैश क्या है? देखो ए में क्या है, समुच्चय ए में क्या है? समुच्चय में एक कोण 60 अंश का नहीं है। इस समुच्चय ब्रैकेट में लिख दूं कि त्रिभुज में एक कोण 60 अंश का नहीं है। बस ये मोटी मोटी सी बात लिख दी मैंने। त्रिभुज में, इसको त्रिभुजाई बना लें, ये लो, एक कोण 60 अंश का नहीं है, यानी दो कोण 60 अंश के हैं,
दो कोण 60 अंश के हैं। तो यह कह रहा है कि किसी भी त्रिभुज में ये 60 अंश का कोण है, ठीक, और ये कोण 60 अंश का है, तो ये कोण 60 अंश का बेटा अपने आप हो जाएगा, मजबूरी है ना। तो ये अलग है। ये कोण अगर 60 अंश का नहीं होगा, बात को लगाए, मान लो 50 लगा दूं इसे मैं, और ये 60 का हो जाए, तो ये 70 का होगा बेटा, ऐसा ऐसे होंगे। तो एक कोण 60 अंश का नहीं है। इसका मतलब दो कोण हैं जो 60 अंश के नहीं हैं। इन्होंने लिखा है एक कोण 60 अंश से भिन्न है, मतलब ऐसे सभी त्रिभुज जिनमें एक कोण 60 अंश से भिन्न है इसमें है। यानी ऐसे सभी त्रिभुज जिनमें केवल एक ही कोण 60 अंश का है इसमें है। और सार्वत्रिक समुच्चय में क्या है, बात को समझना। सार्वत्रिक समुच्चय में क्या है, इसमें सभी त्रिभुज हैं। इसमें क्या है, सभी त्रिभुज हैं। अब ए का पूरक क्या होगा, यानी ए डैश क्या होगा। तो ए डैश में वो बचेंगे जिनमें सभी कोण 60 अंश के हैं। क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज x डबल डॉट x एक समबाहु त्रिभुज है। ध्यान दें, इस बात को समझें। ऐसे सवाल समझने में बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं। जब समझने में जाते हैं इनको तो बड़ी दिक्कत पैदा करते हैं। सर एक कोण 60 अंश से भिन्न है, बाकी दो 60-60 के हैं, क्या हो ही नहीं सकता। एक कोण 60 अंश से भिन्न है, दूसरा अपने आप भिन्न हो जाएगा। एक 60 का हो सकता है। सब त्रिभुज ऐसे ही हैं। इसके अलावा समबाहु त्रिभुज भी हैं, समबाहु त्रिभुज भी हैं। तो इन्होंने कहा इसका पूरक क्या होगा। तो ऐसे सारे त्रिभुज हटा दो, फिर तो वही बचेंगे जिनमें ये कोण 60 का हो। एक तो 60 का हम ले ही लिया पहले, एक ये 60 का, तो ये अपने आप 60 का हो जाएगा। 60 अंश से भिन्न है ना, शाबाश। चलिए कम से कम एक कोण 60 अंश से भिन्न है ना। चलिए हाँ, अब आया क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित कथनों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों को भरिए। तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, फोर्थ। इसमें लिखा है ए यूनियन ए डैश। बेटा कितना होता है ये भरना है आपको। सेकंड में लिखा है 5 डैश इंटरसेक्शन ए, कितना होता है बताना है। ए इंटरसेक्शन ए डैश कितना होता है बताना है। यू डैश इंटरसेक्शन ए कितना होता है बताना है। ठीक, तो क्या करें, समझने के लिए छोटा सा चित्र बना के देख लेंगे। भाई ये यू हो गया और ये इसमें ए हो गया, और जो बचा वो सारा ए डैश हो गया। बस 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 बस। चलिए पहले वाले में देखिए क्या होना चाहिए। ए और ए डैश का मिला दो, यूनियन है। ए और ए डैश को मिला दो तो क्या बनेगा, यू बनेगा। पूरा सेट बन जाएगा, सार्वत्रिक समुच्चय पूरा बन जाएगा, यूनिवर्सल हो जाएगा। अच्छा, 5 डैश और ए को मिला दो, 5 डैश यानी पूरा यू, और ए को मिला दो। 5 डैश क्या होना है, खाली का, भाई खाली समुच्चय मान लो इसमें, उसका डैश क्या होगा, यही बनेगा पूरा। खाली का पूरक क्या होगा, इसमें खाली मान लो कुछ, उसका पूरक निकालूं तो सारा बन जाएगा यू। तो यानी यू इंटरसेक्शन ए तो ए ही होना चाहिए, है ना। शाबाश, आगे चलें। अब आया ए इंटरसेक्शन ए डैश। ए और ए डैश में कुछ है कॉमन, जी नहीं, कुछ नहीं है। लो, क्योंकि ये दोनों तो होते ही अलग अलग हैं, इन दोनों में सर्वनिष्ठ कुछ भी नहीं है। अब आया यू डैश इंटरसेक्शन ए।
अब यू डैश का मतलब हो गया खाली। भाई यू डैश क्या हो गया? खाली हो गया। खाली और ए का इंटरसेक्शन खाली, ये लो। शाबाश, कंफर्म कर लें चारों को। चलिए अब आया 1-12, नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं। अब आया समुच्चयों में अवयवों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। क्या कह रहे हैं? समुच्चयों, ये टॉपिक है बेटा 1-12 एनसीईआरटी में, समुच्चय संक्रियाओं पर आधारित प्रश्न। ध्यान देंगे इस बात को, थोड़ा सा इसको समझ लेंगे पहले आसानी से, उसके बाद सवाल कर लेंगे। तो समुच्चयों में अवयवों की संख्या पर आधारित प्रश्न, बस इस बात को समझ लें। और यहाँ क्या लिखा है किताब में? क्या लिखा है? सेम बात लिखी हुई है, दो समुच्चयों के सम्मिलन और सर्वनिष्ठ पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न। व्यवहारिक प्रश्न यानी जो व्यवहार में आते हैं वो सवाल। सम्मिलन और सर्वनिष्ठ का इस्तेमाल करेंगे हम यहाँ पर, दो चीज़ों पर आधारित प्रश्न होते हैं। और प्लस माइनस वाला भी लगा सकते हैं कहीं पे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। यानी ये चीज़ें लग रही हैं ए यूनियन बी इक्वल टू सी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू डी, ए माइनस बी इक्वल टू ई, बी माइनस ए इक्वल टू एफ। समझ रहे हैं? ये चीज़ें हैं। अगर दो की बात करें, तीन में भी करेगी काम, तीन समुच्चय हैं तब भी, तो ये चीज़ें होती हैं। तो ये तो हमने पढ़ लिया, यूनियन में क्या होना है, इंटरसेक्शन में क्या होना है, घटाने में क्या होना है ना। चलिए तो यहाँ पर समुच्चय में अवयवों की संख्या मायने रखती है। थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं। तो माना समुच्चय ए 1 2 3 ए बी सी, समुच्चय बी 1 बी ई। ओके, ये दो समुच्चय हैं। ठीक, तो यहां हम लिखते हैं ए में अवयवों की संख्या। ए में अवयवों की संख्या जरा गिन के बताओ, ए में अवयवों की संख्या कितनी है? इसे लिखते हैं एन ए। कितने अवयव हैं? 1 2 3 4 5 6। ये रहा। अच्छा, बी में अवयवों की संख्या, ये ए में हो गई, और लिखते हैं बी में अवयवों की संख्या। इसे लिखते हैं एन बी, ऐसे ब्रैकेट मार के 1 बी ई, यानी 3 हो गई। कुल अवयवों की संख्या ए तथा बी में कुल अवयवों की संख्या। कुल कितने हैं? तो क्या करेंगे? एन ए यूनियन बी। क्या लिखते हैं बेटा? एन ए यूनियन बी। कुल कितने अवयव हैं? देखो 1 2 3 4 5 6, और 1 और बी तो पहले ही आ चुके, देखो तो सी 7 हो गए। तो ये हो गई 7। ए यूनियन बी में कितने अवयव होंगे? 7 होंगे। तो कई बार बच्चे जोड़ देते हैं, सर 6 ए में है 3 इसमें है, ये तो पूरे 9 हो जाएंगे ना। फिर कुल अवयवों की संख्या क्या होगी ए और बी में?
1 2 3 4 5 6 और एक और बी तो लिए गए, देखो एक और बी तो ऊपर बी, 1 और बी तो इसमें हो गए, तो नया क्या ई, तो 7 ही हुए ना, ठीक से देख लो एक बार। तो कुल अवयवों की संख्या कितनी हो गई? 7। किस में आएगी? ए यूनियन बी में आएगी। अगर ए यूनियन बी निकालोगे तो यही संख्या बनेगी, ए यूनियन बी 1 2 3 4 1 2 3 ए बी सी ई, ये रहा देखो। तो यही तो अवयव हैं। ए और बी में कुल अवयव पक्का करो इतने ही हैं। अब ए तथा बी के सर्वनिष्ठ अवयव यानी जो दोनों में है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी, ये है बेटा 2, जो दोनों में है कॉमन है, क्योंकि हम देख रहे हैं ए और बी का सर्वनिष्ठ कितना होगा? 1 बी, 1 और बी, ये होगा। तो अवयवों की संख्या का क्या महत्व है? अगर 2 की बात करें तो क्या महत्व है भाई? जो दोनों में हैं, जो दोनों में हैं वो कितने अवयव हैं? 2। कुल अवयव कितने हैं? 7। दोनों में अलग अलग अगर देखें अवयवों की संख्या, इसमें 6 है, इसमें 3 है। समझ में आ रही बात? जिसमें 2 कॉमन है। ठीक, बस इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं। अब हम देख रहे हैं कि कुल अवयव हमारे पास 6 और 3 9 दोनों समुच्चयों का टोटल है। कुल अवयवों का टोटल है, जो समुच्चयों में देखने से पता चलता है, लेकिन हकीकत में कुल अवयव 7 हैं। तो इसका मतलब अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं पहले 9 हो जाएगा, और उसमें से वो घटा दूं जो कॉमन है तो 7 आ जाएगा, क्योंकि तो कॉमन है ना, दोनों में है ना। ये तो एक ही बार तो जोड़ना है इसको भाई। पहले 6 को जोड़ा, 3 को जोड़ा, कितने हो गए? 9। तो ये 2 बार जुड़ गया, जो दोनों में कॉमन था 2 बार ऐड हो गया कि नहीं हो गया? देख, यहाँ से कितना था? 6, यहाँ कितना था? 3, और इसमें 1 और बी दोनों में आ गया, तो 2 बार ऐड हो गया ना। अब मैं कहूँ कि ये जो अवयव हैं दोनों, इसको समझना 1 और बी है ना, यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। तो मैं इसको ऐसे लिख लूँ, इसमें 6 हैं, 4 + 2, ऐसे लिख लूँ। ये जो 2 है ना, ये मैंने मान लिए ये वाले, ये 2 हैं। यहाँ लिख लूँ 1 + 2, ऐसे। तो देखो ये वाले मैंने यहाँ मान लिए, और टोटल कर लूँ तो कितना होगा? 6 और 3 9। इसका मतलब हैं कुल कितने अवयव हैं? 7। तो जो कॉमन आ रहा है दोनों में 2 बार, उसे घटा दो तो कुल अवयवों की संख्या प्राप्त हो जाएगी। यानी एक नया सा फॉर्मूला बना दिया हमने एक नया सा फॉर्मूला बना दिया यहाँ पे। यहाँ लिख लेंगे, देखो इसको दोबारा लिख लेंगे, कोई बात नहीं। हम लिख लेंगे एन ए यूनियन बी एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। देखो ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक से चेक करो, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुल अवयवों की संख्या 7 है, ए में 6 हैं, बी में 3 है, कुल 9 हो जाएंगे ऊपर। जो कॉमन है वो एक बार घटा दिया, क्योंकि 2 बार ऐड हो गया था, तो ये फॉर्मूला तैयार हो गया। चलिए अब एक सिंपल सा उदाहरण लेके इसको देख लेते हैं। ठीक, एक उदाहरण लेके इसको समझ लेते हैं। कितना बढ़िया उदाहरण दूंगा, देखो कक्षा 11 में 50 विद्यार्थी हिंदी,
40 विद्यार्थी अंग्रेजी, 10 विद्यार्थी हिंदी व अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। ठीक, कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं? बस सिंपल सवाल है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। और ये जो टोटल विद्यार्थी हैं, ये हिंदी और अंग्रेजी में से कोई एक विषय जरूर पढ़ते हैं। 2 पढ़ते होंगे अलग बात है, लेकिन कोई एक विषय जरूर पढ़ते हैं। कितने विद्यार्थी हैं जो कम से कम एक विषय, कौन सा विषय, हिंदी या अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो 2 विषय लिए हैं हमने, एक अंग्रेजी एक हिंदी। 40 विद्यार्थी ऐसे हैं जो अंग्रेजी पढ़ते हैं। हो सकता है ये हिंदी भी पढ़ते हों, हमको नहीं पता। 10 विद्यार्थी ऐसे हैं जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं पक्का। 50 ऐसे हैं जो हिंदी पढ़ते हैं। हो सकता है इन 50 में से कुछ विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हों। तो एक तो यहाँ लिखा है विद्यार्थी हिंदी पढ़ते हैं, तो हिंदी से अलावा अंग्रेजी भी पढ़ते होंगे इनमें से कुछ। ऐसी कोई अनिवार्य शर्त नहीं लिखी कि 50 विद्यार्थी केवल हिंदी पढ़ते हैं, ऐसा नहीं लिखा। ठीक, तो अब ये लगा लेते हैं NA-B, यानी कम से कम एक विषय पढ़ते हैं, हो सकता है दोनों पढ़ते हों। तो कुल कितने हैं विद्यार्थी? चलिए, तो हिंदी पढ़ने वाले विद्यार्थी कुल कितने हैं? 50। इसको मान लेते हैं NA। और अंग्रेजी पढ़ने वाले 40 हैं, इसको मान लेते हैं NB। दोनों पढ़ने वाले 10 हैं, इसको मान लेते हैं 10। तो कितना हो गया बेटा? 80। तो 80 विद्यार्थी ऐसे हैं जो कम से कम एक विषय पढ़ते हैं। ठीक, अब आया केवल हिंदी पढ़ने वाले, केवल हिंदी, केवल हिंदी पढ़ने वाले कितने पढ़ते हैं हिंदी? 50। 50 में से 10 दोनों पढ़ते हैं, दोनों भी तो पढ़ते हैं ना, तो 50 में से 10 दोनों पढ़ते हैं। तो कुल हिंदी वाले कितने बचे? 40। केवल अंग्रेजी वाले कितने बचेंगे? सोच के बताओ। केवल अंग्रेजी, केवल इंग्लिश, इंग्लिश कितने पढ़ते हैं? 40। 40 में से 10 दोनों पढ़ते हैं, तो कितने बचेंगे? ये बचेंगे 30। ठीक, अब देख, केवल हिंदी वाले कितने हैं? 40। केवल अंग्रेजी वाले कितने हैं? 30। तो कुल कितने हो गए विद्यार्थी जो एक एक विषय ही पढ़ते हैं? 70। और वो बच्चे जो दोनों विषय पढ़ते हैं 10। तो कुल कितने हो गए? 80। ऐसे भी सोच सकते हैं, ऐसा भी तो सोच सकते हैं। शाबाश। चलिए अब सवाल करते हैं। शाबाश। अब यहाँ पे आता है 2 के लिए, 3 के लिए, एक नियम 3 के लिए भी है। ABC परिमित समुच्चय है। परिमित समुच्चय उसे बोलते हैं, परिमित समुच्चय मतलब जिसमें अवयवों की संख्याएं निश्चित हों, अवयवों की संख्याएं गिनी हुई होनी चाहिए। परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय हमने बता रखा है जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो। प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, ये सब जो होते हैं ये अपरिमित होते हैं। और जिसमें संख्याएं फिक्स हो जाती हैं उसे बोलते हैं परिमित समुच्चय। तो परिमित समुच्चय में ये सवाल हो जाते हैं क्योंकि इसमें अवयवों की संख्या गिनी हुई होती है। चलिए
तो परिमित समुच्चय पर इस तरह के सवाल हो जाते हैं। तो 3 वाला भी एक नियम है, वो देख लेते हैं। थर्ड में लिखा है बेटा एन ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या होगा? मतलब 3 अगर समुच्चय हैं, 3 में कुल कितने अवयव होंगे, जबकि अलग अलग तरीकों से बता रखे हैं, तो ऐसा फार्मूला इसके लिए भी है। पहले जोड़ लो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी। अब जो इनमें कॉमन है आपस में उन्हें घटा लो। माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए, या ए इंटरसेक्शन सी, जैसे चाहे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सी इंटरसेक्शन ए लिख लो, ए इंटरसेक्शन सी लिख लो। अब जो तीनों में कॉमन है उसे जोड़ दो, एन ए इंटरसेक्शन बी और इंटरसेक्शन सी। ये कहानी है। इसको समझ लो कि ये हुआ कैसे, समझना ज़रूरी है इसको कि ये चीज़ हुई कैसे। शाबाश, चलिए देख लेते हैं एक बार। तो पहले बना लो सभी समुच्चयों का एक सेट बना लो, यूनिवर्सल सेट, जिसमें सारे हों। तो मान लिया कि ये कोई यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए बी सी तीनों हैं, ऐसा मान लिया बस। ठीक, आगे ए बी सी बनाओ। इसको थोड़ा बड़ा करो, दिखाना पड़ेगा बेटा इसको करके ना, थोड़ा बड़ा कर लो इसका साइज। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लो ऐसे। अब देखो ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। तो ये ए लिख दो, ये बी लिख दो, ये सी लिख दो। ठीक, कंफर्म करें। इसमें लिख दिया हमने एलिमेंट ए बी सी डी ई एफ, छोटे अक्षरों में एलिमेंट लिखे हुए हैं। तो अब देख लें एक बार, एन ए में कितने एलिमेंट हैं, कंफर्म कर रहे हैं। ए में है 1 2 3 4, तो बेटा 4 हो गया। बी में कितने एलिमेंट हैं? बी में 1 2 3 एलिमेंट है बेटा, तो 3 हो गया। सी में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, सारे आएंगे ना सी में, तो ये 4 हो गए। माइनस ए इंटरसेक्शन बी क्या है, यानी ए और बी का इंटरसेक्शन। कितने एलिमेंट हैं बेटा? ए और बी का इंटरसेक्शन ये है, बी और सी हैं, 2 एलिमेंट है। ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी और सी में जो कॉमन है वो क्या है? ये बी है और ये सी है, तो ए की एलिमेंट है ये वाला। सी लिखा है छोटे अक्षरों में, हमने एलिमेंट लिखे हैं, बड़े अक्षरों में नाम हमने सबसेट या सेट को दिए हैं, समुच्चय को दिए हैं। ये आ गया। अब आ गया सी ए। सी और ए में क्या कॉमन है? ये सी है और ये ए है, ये है दोनों, यानी 2, डी और सी। -2 प्लस तीनों में क्या कॉमन है वो जोड़ना है बेटा। ए बी सी तीनों में क्या कॉमन है? तो ये है, देखो सी एक एलिमेंट है, ये सी जो है रखा है, जो बी में भी है, ए में भी है, सी में भी है। ये आ गया। सॉल्व करो। 4 और 3 7 और 4 11, 11 में से 2 गए 9, 1 गया 8, 2 गए 6, 1 जोड़ा 9, तो 9 एलिमेंट है बेटा। तो गिन के देखो 9 एलिमेंट हैं कि नहीं? 1 2 3 4 5 6, एक मिनट 4 और 4 8, बेटा ये 4 जो है ना इससे गया, गलत जोड़ दिया हमने, ये ले। हाँ, 4 और 3 7 में से 1 गया 6, 1 जोड़ दिया, 7 ही तो हो रहे हैं। फिर से गिनो 7, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट हो रहे हैं, ए बी सी डी। अच्छा, यहाँ फिर देखते हैं एन ए में कितने हैं? 1 2 3 4 पक्का। बी में कितने हैं? 1 2 3, ठीक है। सी में कितने हैं? 3 एलिमेंट है बेटा सी में। सी में 3 एलिमेंट है, हो गया।
अब आ गया 2 2 4, 4 कट गया, 3 और 3 6 में से 1 गया, 1 जुड़ गया, 6 आ गया। शाबाश। ऐसे सी में हमने ये भी गिन दिया जबकि ये सी इसका नाम है, 1 2 3 है ना, बस। शाबाश। तो कंफर्म हो गया कि 3 अगर हैं तो ये फॉर्मूला पूरा का पूरा फॉर्मूला काम करता है यहाँ तक। शाबाश। तो कहीं कहीं अगर 3 अवयवों वाले समुच्चयों की बात होगी तो ये काम करेगा। ओके, शाबाश। चलिए आगे देखते हैं। कुछ उदाहरण हैं उनको कर लेते हैं, कुछ उदाहरण है हमारे पास उनको कर लेते हैं। उदाहरण नंबर 23, 23, एग्जाम्पल नंबर 23। शाबाश। x और y में ये कह रहे हैं n x यूनियन y 50 है और x यानी n x में अवयवों की संख्या 28 है, 28 है, और n y में 32 है। तो x इंटरसेक्शन y में कितने अवयव हैं? ठीक, तो बड़ा सिंपल सा सवाल है, कुछ भी नहीं करना। जो अपना फॉर्मूला है वो लगा दो, n x यूनियन y n x प्लस n y माइनस n x और इंटरसेक्शन y। बस हो गया। कुल कितने हैं? 50। इसमें कितने हैं? 28। इसमें कितने हैं? 32। तो ये n x y आ गया, तो कितना आएगा? n x इंटरसेक्शन y कितना आएगा? 28 और 32 60 हो गए, 10 आएगा बेटा। ये लो उत्तर आ गया। शाबाश। अब चलते हैं उदाहरण नंबर 24 की तरफ। यही कर देते हैं बेटा, उदाहरण नंबर 24 को यहीं कर लेते हैं। देखो यही हो जाएगा। उदाहरण 24। एक विद्यालय में 20 अध्यापक हैं जो गणित या भौतिकी पढ़ाते हैं, 12 हैं। n a को 12 मान ले बेटा। इसमें कौन है? गणित वाले भी हो सकते हैं, भौतिकी वाले भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। यानी ये कह रहे हैं गणित या भौतिकी दोनों। अच्छा, चार भौतिकी और गणित दोनों पढ़ाते हैं, तो n a इंटरसेक्शन b ये 4 हैं, दोनों गणित व भौतिकी। पक्का? क्योंकि दोनों में यही लिखना पड़ेगा बेटा, दोनों पढ़ाते हैं ना, तो ये लिखना पड़ेगा मुझे। ए गणित वाले हो गए, बी भौतिकी वाले हो गए, ऐसा मान लिया मैंने। गणित या भौतिकी ये हो गया। कितने अध्यापक भौतिकी पढ़ाते हैं? तो n b ये मुझे चाहिए। और कुल अध्यापक कितने हैं? कुल अध्यापक कितने हैं? ये है n a यूनियन b, ये है बेटा 20। ठीक, अब इस चीज को फॉर्मूले पर डाल दो। 12 और 4 16, ये घटता है 24। 12 में से 12 तो 12 ही आ रहे हैं, उत्तर 12 ही आ रहा है। अगर ऊपर वाले फॉर्मूले में इसको लगा दूं थोड़ी देर के लिए तो क्या होगा?
ऊपर वाले फॉर्मूले में सेम डाल दूं इसको मैं, देखो ऐसे क्या मान के चलूं, x बराबर a मान लिया, y बराबर b मान लिया। देखो यहाँ पे क्या माना हुआ है, भौतिकी गणित 12, तो फिर भौतिकी वाले आएंगे, a हो गए, इसको a मान लिया। शाबाश। चलिए तो अब लगा लेते हैं एक बार, ये हो गए 20, भौतिकी वाले हो गए 12, गणित वाले हो गए NB, माइनस दोनों में हो गए 4। हो गया। तो NB कितना आ रहा है, केवल मतलब गणित वाले, गणित और गणित के साथ हो सकता है भौतिकी भी पढ़ाते हो ये कुल मिला के, क्योंकि ये जो है ना बेटा, ये भौतिकी वाले हैं, ये भौतिकी वाले हैं, लेकिन इसमें से 4 गणित वाले भी हैं, तो भौतिकी ही लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। तो NB कितने हो गए, 12। अब ये 12 गणित वाले हैं, लेकिन इसमें से 4 भौतिकी भी पढ़ाते हैं। तो सवाल की भाषा को देखें, 12 गणित पढ़ाते हैं, 4 भौतिकी गणित दोनों पढ़ाते हैं, हो गया। तो 12 गणित वाले हो गए, तो 12 मैंने गणित वाले लिखने थे, भौतिकी लिख दी मैंने, ये गणित वाले हैं, शाबाश। और ये भौतिकी वाले हैं जो हमें पता करना है, शाबाश। और 20 विद्यार्थी हैं, 20 अध्यापक हैं जो भौतिकी और गणित, भौतिकी या गणित पढ़ाते हैं। तो कुल अध्यापक कितने हैं, 20 हो गए, ठीक है, शाबाश। चलिए तो ये वाला जो फॉर्मूला हमने बताया, ये आप लगाना सीख गए होंगे कि कहाँ क्या क्या चीज़ फॉर्मूले में लगाई जाती है। आगे देखते हैं, ये आ गया तुम्हारा उदाहरण नंबर 25, ये आ गया बेटा उदाहरण नंबर 25, शाबाश। 35 विद्यार्थियों की कक्षा में 24 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, तो NA यूनियन B बराबर 35। क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 24, तो इसे मान लेते हैं NA, ये हैं 24, ये कौन से हैं, ये हैं क्रिकेट वाले। अच्छा, 16 फुटबॉल खेलने वाले होते हैं, तो फुटबॉल वाले कितने हैं, फुटबॉल वाले हैं B, और ये हैं 16। कितने खिलाड़ी दोनों खेलते हैं, यानी क्रिकेट और फुटबॉल दोनों, तो NA इंटरसेक्शन B कितना है, ठीक। तो सिंपल हो गई ये तो बात। कुल खिलाड़ी कितने हैं, 35। कितने खेलते हैं क्रिकेट, 24। फुटबॉल कितने खेलते हैं, माइनस क्या कर दें, NA इंटरसेक्शन B। अब तो समझ में आ गई होगी बात, NA यूनियन B, NA NB NA इंटरसेक्शन B। तो अब क्या करें, 24 और 16 को जोड़ लें, कितने हो गए, 50। तो NA इंटरसेक्शन B कितना हो गया बेटा, 15 आंसर। यानी 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेलते हैं, ठीक। 15 नहीं, गलत घटा दिया बेटा, 5 आएंगे। 24 और 16 कितना है, 40, 5 आएगा, ठीक है, 35 घटेगा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। शाबाश। अब आया उदाहरण 26। और इसके नीचे एक और है 27, इसको भी कर लेते हैं, दोनों को लगे हाथ कर लेते हैं। उदाहरण 27 दोनों आ जाएंगे। देखो, किसी स्कूल में 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में
26 पढ़ रहा हूँ बेटा पहले। 100 विद्यार्थी सेब का रस, तो 400 विद्यार्थियों के सर्वेक्षण में सेब का रस है ना, तो सेब लिख दूँ, इसे लिख दूँ Na, ये हो गए 100। 150 संतरे का रस, तो संतरा लिख दूँ, ये कर दूँ B में, इसे कर दूँ 150, और दोनों Na इंटरसेक्शन B ये हो गए 100, नहीं बेटा ये है 75। याद कीजिए कि कितने विद्यार्थी न तो सेब का रस पीते हैं और न संतरे का। तो सेब या संतरे का रस पीने वाले, सेब या संतरे का रस, तो क्या कहते हैं, सेब या संतरा, कोई भी एक, या फिर दोनों, कुछ भी, सेब या संतरा जो भी है, एक या दो, कोई भी। गणित सेब और संतरा, गणित और भौतिक, गणित या भौतिकी वाली बात आ गई। तो क्या करेंगे, हम निकालेंगे A यूनियन B। कैसे निकलता है, इन दोनों को जोड़ देंगे, इसको घटा देंगे, तो ये हो गया 100 प्लस 150 माइनस 75, तो 250 माइनस 75, तो ये हो गया 175। यानी 175 विद्यार्थी ऐसे हैं जो सेब या संतरा या फिर दोनों का रस पीते हैं। कुल मिलाकर ये रस पीते हैं। अच्छा, कितने हैं जो रस नहीं पीते हैं, घटा लो इसमें से, रस नहीं पीते हैं, रस न पीने वाले हैं, तो यहाँ लिख देंगे रस न पीने वाले। कितने हो गए बताओ, कुल कितने विद्यार्थी हैं, 400। कुल कितने विद्यार्थी हैं, 400। तो 400 में से क्या घटाना है, 175, तो कितने बचेंगे, 225। यही आ रहा देखो। शाबाश। चलिए 27 नंबर देख लेते हैं एक बार। सत्ताईस नंबर, 200 व्यक्ति किसी चर्म रोग से पीड़ित हैं। 120 व्यक्ति C1 हैं, यानी NC1 120 है। कोई बीमारी है, चमड़े का रोग है, 120 व्यक्तियों को है। 50 C2 से हैं, तो NC2 50 है। 30 व्यक्ति दोनों से हैं, ये दोनों वाले हो गए। ठीक, ऐसे व्यक्तियों की संख्या, रसायन C1 किंतु रसायन C2 नहीं। अब यहां देखो, रसायन C1 है किंतु C2 नहीं है। तो कितने हो जाएंगे, 120 माइनस 30, ये हो जाएंगे बेटा 90। क्यों, क्योंकि 120 लोगों को C1 बीमारी है और 30 ऐसे हैं जिनको दोनों बीमारी हैं, C1 भी है C2 भी है, तो केवल C1 वाले कितने बचे, 90। दूसरे केस में ये पहला हो गया, अब दूसरा देख लो। C2 किंतु C1 नहीं, C2 है C1 नहीं है, तो C2 वालों को पकड़ो, ये रहे C2 वाले। जिनको दोनों हैं उनको पकड़ो, तो ये हो गया 50 माइनस 30, ये हो गए 20। रसायन C1 अथवा C2 से प्रभावित हुए, यानी कुल कितने लोग बीमार हुए। चलिए, तो NC1 यूनियन C2 चाहिए तुम्हें, तो NC1 प्लस NC2 माइनस NC1 इंटरसेक्शन C2, तुम्हें ये चाहिए, क्योंकि कुल व्यक्ति कितने हैं, 200। तो कुल व्यक्ति कितने हैं, ये हैं 200। अब जरूरी थोड़ी है कि 200 के 200 ही बीमार हो गए हों।
बीमार कितने हुए यहाँ से पता चलेगा। तो कितने व्यक्ति बीमार हैं जरा देख लेते हैं। 120 50 माइनस 30, तो 120 और 20 140 लोग बीमार हैं। 140 लोग इन दोनों बीमारियों से बीमार हैं। किसी को एक बीमारी है इनमें से, किसी को दोनों बीमारी हैं। शाबाश। चलिए अब आगे प्रश्नावली 1-6 और इसे पकड़ लेंगे अगली क्लास में। शाबाश।